नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द करियर में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस YouTube चैनल पे रेलवे के एग्जाम के लिए मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, लेकिन आज से हमारा ये जीएस का क्लास भी स्टार्ट है। और ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और इससे आपको अंदाजा होगा कि आयोग जो है कैसे कैसे प्रश्नों को पूछ सकता है या कैसे कैसे प्रश्नों को पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ही प्रश्न पे हम आएंगे तो थोड़ा सा हम डिटेल में उसकी चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। उसके हो सकता है कि चारों ऑप्शन की चर्चा हो, या फिर उस टॉपिक के विषय में जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न के विषय में पूरा डिटेल से चर्चा होगा, ठीक है। जिससे आप एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्नों को, उसके अगल बगल जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ठीक है, उसका भी आप अध्ययन कर लेंगे, उसे भी आप जान लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है। अब आप देखो, अब आप देखो कि किस प्रकार का ये प्रश्न है ना। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, मेला से संबंधित प्रश्न है। आप प्रश्नों को समझिए, कहाँ कहाँ से आयोग, देखो यार ऐसे भी प्रश्न आयोग पूछ सकता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तैयार रहेंगे, ठीक है। कैसे तैयार रहेंगे, देखिए पुष्कर मेला क्या जयपुर में लगता है, या अजमेर में लगता है, कोटा में लगता है, जैसलमेर में लगता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो चारों शहर है, ठीक है, ये चारों शहर किसके शहर है, राजस्थान के शहर है। क्या है, राजस्थान के शहर है। राजस्थान में ये सभी के सभी शहर जो पड़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, राजस्थान में पढ़ते हैं, या ये राजस्थान के ये सभी जिले हैं, ठीक है। अब आपका एक प्रश्न निकल गया, अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई स्थान न दे, हम कहें कि यहाँ पे दे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, तो उत्तर वहां पे क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यहां से देखिए कैसे प्रश्न निकल सकते हैं, मैं ये समझा रहा हूं कैसे कैसे प्रश्न जो है निकल सकते हैं। आप ये समझिए कि प्रश्नों की कंडीशन क्या हो सकती है, कैसे प्रश्न जो है निकाले जा सकते हैं, आयोग कहां कहां से प्रश्नों को लेकर आता है, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहां लगता है, इसका उत्तर है अजमेर में। अजमेर, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर नामक स्थान पे, पुष्कर नामक स्थान पे पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर बेसिकली क्या है, झील है। क्या है, पुष्कर, पुष्कर झील, ठीक है, जिसका स्रोत कौन है, लूनी नदी से निकलती है, लूनी नदी, ठीक है। राजस्थान की सबसे मोस्ट नदी है लूनी नदी, ठीक है। पुष्कर झील वहां से निकलती है, और पुष्कर झील पे ये मेला लगता है। कौन सा मेला, पुष्कर मेला लगता है। और किस लिए लगता है, देखिए अब एक प्रश्न और बनेगा, किस लिए लगता है, तो पुष्कर मेला पशुधन, पशुधन का मेला है। यानी यहां पर पशुओं का व्यापार किया जाता है, पशुओं का व्यापार किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि किस किस पशुओं का व्यापार होगा, तो यहां पे घोड़ा, ऊंट, गाय जैसे पशुओं का व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो यह पशुओं का व्यापार, तो यहां एक प्रश्न हुआ कि किसके लिए है पुष्कर मेला, पशुधन का मेला है। इस मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या होता है, नृत्य होता है, नृत्य, संगीत, इन सभी का आयोजन किया जाता है इस मेले में, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि पुष्कर मेला कहां पे लगता है, अजमेर में, जो एक राजस्थान का शहर है, उस शहर में पुष्कर नामक स्थान पे मेला लगता है। इसलिए लगता है तो पशुधन का मेला है ये, पशुओं का व्यापार होता है। अब इसी के साथ साथ एक प्रश्न और समझ लीजिए कि अगर पूछे कि पूरे भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, अगर ये पूछा जाए कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है, अगर इस प्रश्न की हम बात करें, ठीक है, तो ये कहां है, बिहार में लगता है। कहां लगता है, बिहार में, ठीक है। सोनपुर का मेला जिसे बोलते हैं,
सोनपुर। ठीक है, सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, फिलहाल पुष्कर मेला कहां लगता है? अजमेर में लगता है। ठीक, अच्छा, हाँ एक चीज और समझिए कि ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के आसपास लगता है, के आसपास। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के आसपास ये मेला लगता है। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अब क्या है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? क्या है? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? ठीक है, देखिए अब यहां पे कई प्रश्न हो सकते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी, एक क्या है, कब हुई थी, किसने की थी। ठीक है, फिर क्या है कि इसमें कौन ऐसा प्रसिद्ध नेता है जो बाद में आकर इसका जो है नेतृत्व संभाला। ठीक है, बाद में इसका नेतृत्व किसने संभाला। ठीक है, किसके मदद से हुई थी, किसके मदद से। ये सारे प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न जो है आयोग आपसे पूछ सकता है, देखो, है ना, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। ठीक, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, केवल एक प्रश्न के लिए नहीं। केवल एक प्रश्न दे दिया तो हम केवल एक ही प्रश्न पढ़े, बाकी स्किप करके भाग जाए। अगर स्किप करके आप भागेंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पे हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की दोस्त स्थापना जो हुई थी वो जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में या जैसलमेर। जैसलमेर में तो नहीं हुई थी, ये राजस्थान का शहर है, यहाँ पे नहीं हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में हुई थी, जापान के टोक्यो शहर में, टोक्यो शहर में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1943 में, 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी, किसके मदद से की गई थी? जापानी सेना के, जापान के द्वारा मदद करने से, ठीक है, आजाद हिंद फौज की, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज का नाम आते ही लोगों के दिमाग में नाम पहुंच जाता है तुरंत, सुभाष चंद्र बोस। नहीं, गलत है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना नहीं की थी। स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस। इनके सहयोगी थे कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। और कौन? एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था निरंजन सिंह गिल। ये तीन व्यक्तियों के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी? रास बिहारी बोस की और फिर कैप्टन मोहन सिंह की। ठीक है, ये दो व्यक्तियों का नाम हमेशा याद रखिएगा। ये तीसरा नाम याद रहे या न रहे, लेकिन इन दो व्यक्तियों का नाम, इन दो व्यक्तियों का नाम हमेशा याद होना चाहिए। बाद में इसकी नेतृत्व जो है संभाली थी किसने? बाद में जो नेतृत्व संभाला था वो सुभाष चंद्र बोस, या इनका उपनाम आप जानते हैं नेताजी, है ना, नेताजी ने संभाला था। और इसी के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से इसी फौज का नेतृत्व करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। ठीक है, चलिए, तो कहां पे? जापान में। इसका उत्तर, सही उत्तर कौन सा हुआ? जापान में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? जापान में हुई थी। ठीक है, चलिए, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, जिसको चेक भी कह सकते हैं, ठीक है, तो चेक को ऐसे क्रॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, उसका क्या भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, या भुगतान काउंटर से किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, उसका इसलिए डिमांड ड्राफ्ट पे क्रॉस इसलिए किया जाता है कि भुगतान केवल उसी बैंक के द्वारा या बैंक खाते में ही केवल किया जाए। इसलिए क्या होता है कि क्रॉस कर दिया जाता है कि केवल जो अमाउंट होगा वो खाते में ही ट्रांसफर किया जा सकता है, आपको नगद कैश नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और दूसरी चीज है कि क्रॉस करने का कि एक तो
थर्ड डिग्री पर रोक लगेगी। दूसरे, देखिए इसमें कई कंडीशन होता है, अगर उसके बीच में जो चेक है उसके बीच में अगर किसी बैंक का नाम लिखा है, इसका मतलब है कि भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा, किसी अन्य माध्यम में आप, किसी अन्य बैंक में आप उस चेक को नहीं करा सकते हैं, भुगतान उसका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर उसके बीच में पे लिखा है, तो रूपी पे लिखा है, तो इसका मतलब कि उसी बैंक के द्वारा ही केवल वो पे किया जाएगा, अन्य किसी भी बैंक के द्वारा पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, एड्स नहीं फैलता है। एड्स आप जानते हैं कि एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है। ठीक है, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, सेक्स करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, या बातचीत करने और मरीज को छूने से। देखिए अभी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें दो ऑप्शन सही है, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन सही है। एक ये ऑप्शन सही है कि बातचीत करने और मरीज को छूने से कभी नहीं फैलता है, एकदम भ्रांति है, एक गलत अवधारणा है कि एड्स किसी को छूने से, कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसको आप छू लेंगे या उससे बातचीत कर लेंगे तो नहीं फैलेगा। ठीक है, और क्या है, एक ये भी ऑप्शन, अभी तक ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नॉर्मल अगर कोई सेक्स कर रहा है, कोई संक्रमित नहीं है, तो नहीं फैलेगा एड्स, जब तक कि कोई एक व्यक्ति संक्रमित न हो। इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था, असुरक्षित, असुरक्षित। ठीक है, असुरक्षित सेक्स करने से नहीं फैलेगा, मतलब फैलेगा। अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, उसके साथ अगर कोई रिलेशनशिप बनाता है, तो पूरी संभावना है कि क्या है, उसमें भी एड्स के जो है कीटाणु जो है आ सकते हैं। ठीक, संक्रमित सुई का बिल्कुल, एक व्यक्ति संक्रमित है उसको इंजेक्शन लगाए, फिर उसी से जो संक्रमित नहीं है उसको लगा दिए तो वहां भी फैल जाएगा। ठीक, फिर क्या है कि संक्रमित मरीज का खून, बिल्कुल खून चढ़ाएंगे तो ब्लड से तो होगा ही, तो यहां पे जो उत्तर हो जाएगा, बातचीत करने और मरीज को छूने से कभी नहीं फैलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेल क्यों प्रसिद्ध है, स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, या फिर अभ्रक उत्पादन के लिए। ठीक है, देखिए सेल जो है, सेल स्टील उत्पादन के लिए है। ठीक है, स्टील उत्पादन के लिए है। सेल की स्थापना 24 जनवरी जनवरी 1973 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, स्टील उत्पादन के लिए सेल इसलिए प्रसिद्ध है कि स्टील उत्पादन के लिए, जहां पे जो है इंजीनियरिंग वर्क्स जो सामान है, ठीक है, स्टील से संबंधित, ये सबसे बड़ी कंपनी है, स्टील उत्पादन की ये सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो सेल का उत्पादन, सेल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि स्टील का उत्पादन किया जाता है। ओबीसी एकदम बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप समझिए कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ओबीसी एससी पूछा जा सकता है, एसटी पूछा जा सकता है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पूछा जा सकता है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति जिसको हम बोलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ क्या है, ओबीसी है, और ओबीसी में आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन की संभावना कई गुना ज्यादा है। कैसे, आउटर ब्लैंक कास्ट, ओवर ब्लैंक कास्ट, ये तो मान लीजिए कि दो आप कह सकते हैं कि ये समझ में आ रहा है कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, सुनते चले आते हैं, लेकिन इन दो में आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस है या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट है। जैसे ही अगर आपने ये सोच लिया कि अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। जो सही इसका फुल फॉर्म है वो क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, हम जब हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग लिखते हैं, जाति नहीं लिखते हैं। ठीक है,
और जब अन्य पिछड़ा वर्ग लिखते हैं, इसका मतलब वर्ग का मतलब क्लास हुआ, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी का पूर्ण रूप। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी विवियन डेरेजियो या केशव चंद्र सेन? राजा राम मोहन राय, आप जानते हैं सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कि यदि किसी महिला का पति मर गया तो उसे सती होना पड़ता था। अब यह जरूरी नहीं था कि मर्जी से, उसे कई बार जबरदस्ती होना पड़ता था। एक घिनौना कह सकते हैं कि एक प्रथा थी। कम उम्र में किसी का पति मर गया, लेकिन अब उसके सामने ये है कि या तो कुछ उसके सामने ऐसे कंडीशन रखे जाते थे जिससे कि उसे लगता था कि इससे बेहतर तो मर जाना है, जैसे बाल मुंडवा कर चलना, किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल न होना, या बात बात पे ताना सुनना कि ये आ गई, इसका चेहरा देख लिए, विधवा का चेहरा देख लिए तो जो है हमारा काम बिगड़ गया। इस प्रकार से इस ऐसा प्रचलन था, ऐसी संस्कृति उस समय की बन चुकी थी। ऐसे घिनौनी प्रथा को जो है खत्म करने का श्रेय जो जाता है वो राजा राम मोहन राय जी को जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। उनके घर में ऐसा हुआ था जिसे देख करके वो द्रवित हो गए थे और फिर उन्होंने कसम खाई कि नहीं, इस प्रथा को तो खत्म करना है। अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के माध्यम से, प्रयासों से राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में इस प्रथा को, सती प्रथा का अंत किया। किसकी सहायता से किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। इसके माध्यम से, क्यों? क्योंकि इस समय गवर्नर है, भारत का गवर्नर है। इसकी सहायता से 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, आप जानते हैं पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अग्रदूत। देखिए यहां कितने प्रश्न निकल रहे हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक। इन्होंने 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में, कहां पे? कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक। नाम इनका मोहन राय ही केवल था। राजा की उपाधि जो है इनको किसी ने दी थी? आप कमेंट में करके बताएंगे कि किसने जो है इनको राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, आप जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी कह सकते हैं इनको, रामकृष्ण परमहंस को, और स्वामी विवेकानंद के गुरु। हेनरी विवियन डेरेजियो, यंग बंगाल, यंग सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया। एक युवा क्रांतिकारी थे। केशव चंद्र सेन, बाद में ब्रह्म समाज में जब 2 गुट हुआ तो एक गुट के प्रणेता कौन हुए? केशव चंद्र सेन हुए थे, ठीक है। एक गुट के केशव चंद्र सेन हुए थे। तो इतने प्रश्न इससे निकल सकते हैं। कब किया गया सती प्रथा का अंत? कौन गवर्नर था? ये हो सकता है। फिर राजा राम मोहन राय या पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जा सकता है? या ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की? कहां पे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? ये सारे प्रश्न केवल एक प्रश्न से निकल कर आ गए। आयोग इस प्रकार से प्रश्न बनाएगा। देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको अगली परीक्षा में केवल यही प्रश्न मिले, सेम प्रश्न मिल जाए, नहीं, इनमें से कोई मिल सकता है, लेकिन टॉपिक तो वही है।
टॉपिक वही है लेकिन प्रश्न अलग हो सकता है। ठीक है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांदार शाह, अब्दुल्ला खान। इनमें से कौन था अंतिम मुगल शासक? आप जानते हैं अंतिम मुगल शासक, ये बहुत आसान है, बहादुर शाह जफर, जिनको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, जफर लगाया जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में इनको नेता चुना गया था, क्रांतिकारियों द्वारा इनको नेता चुना गया था। बाद में इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर इनको रंगून भेज दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। ठीक है, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। अगर हम बात करें कि पहला मुगल बादशाह कौन है, अंतिम यहां पूछा है तो ये भी तो हो सकता है ना कि पहला भी पूछ ले। तो पहला कौन है? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, कौन है? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, बाबर के नाम से जिसको जाना जाता है। अब मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर पहला है, इसका मतलब है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। ये क्या है? मुगल वंश का संस्थापक। कब? 1526 ईस्वी। ठीक है, 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर जीत जाता है। बाबर, वहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध है। आप न्यूज़पेपर अगर देखेंगे, अगर आप केवल डिबेट देख ले, किसका? कांग्रेस का और बीजेपी का, ये शब्द आपको मिल जाएगा, गोधरा। गोधरा गुजरात में पड़ता है। कहां पे? गुजरात, गुजरात में। 27 फरवरी 2002 में एक रेलगाड़ी थी, यात्री वाली गाड़ी थी, जिसके स्लीपर डिब्बे में यस 6 में कुछ लोगों द्वारा, कुछ एक समुदाय के लोगों द्वारा ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें 56 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। 56 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है आग लगा दी गई थी और 56 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो है एक यह कांड का रूप ले चुका था, प्रचंड हो चुका था, जगह जगह पे दंगे शुरू हो गए थे और लगभग 1500 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई इसके द्वारा। लगभग 1500 लोगों को, जगह जगह दंगे हुए, घर जलाए गए। किसी पे अगर हमला होगा तो फिर होगा ना, उसका रिप्लाई तो मिलेगा। रिप्लाई मिला, दोनों ओर का क्षति हुआ, दोनों ओर के लोग मरे। ठीक है, तो गोधरा हम कह सकते हैं कि एक सांप्रदायिक दंगे के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और यहां पे जो उत्तर होगा वो क्या होगा? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण जो है क्या है? गोधरा कांड प्रसिद्ध है। ठीक है, पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है। देखिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए इंडिया है, बहुत जल्दी में बनाया गया है, सही नहीं बना है, ठीक है, लेकिन मानिए कि यह भारत है। ठीक है,
ये किसकी बात कर रहा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला और कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली आप जानते हैं कि राजस्थान में, यहाँ पे अरावली की श्रेणी। सतपुड़ा आप जानते हैं ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ये अगर सतपुड़ा है और ये अरावली है, ये अरावली हो गई और ये क्या है, सतपुड़ा है। तो बीच में क्या है, बीच में विंध्य है, विंध्य, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। दोनों के बीच में कौन है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। कैलाश आप जानते हैं कि ये जो हिमालय का क्षेत्र है, तो कैलाश ऊपर है। हिमालय की सबसे निचली श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। हिमालय की सबसे निचली श्रेणी को शिवालिक कहते हैं। और गिर गुजरात में है, यहाँ पे गिर, ठीक है। गिर के गिरनार जिसको बोलते हैं, गिर नेशनल पार्क भी उसी नाम से है, ठीक है, वो गुजरात में है, ठीक। तो ये विंध्य है जो सतपुड़ा और अरावली के बीच में है, स्थित है, ठीक है। मैप के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक। निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। देखिए पहली बात तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, जैन धर्म में कुल, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, ठीक है। कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। यहां कह रहा है कि किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, तो है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, जबकि अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन है, वर्धमान महावीर है। कौन है ये 24वें हैं। लेकिन अगर हम प्रश्न को बदल दें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, अगर ये प्रश्न में आ जाए तब क्या करेंगे आप, उसका उत्तर मेरे फ्रेंड एकदम आराम से देना है। वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है, वर्धमान महावीर है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, वर्धमान महावीर है, ठीक है। 1852 में महिलाओं के लिए अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। ये चारों की चारों जो महिलाएं हैं, ये सभी महिलाएं समाज सुधारक कह सकते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली ये सभी महिलाएं हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है कि 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिस महिला ने लड़ी वो सावित्रीबाई फुले है। कौन है, सावित्रीबाई फुले। आप जानते हैं कि किसकी पत्नी है, महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी है, महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी है। और आप कल्पना कीजिए कि उस समय, आज नहीं, उस समय बहुत, आज 1852 की बात चल रही है, जिस समय समाज पूरा जकड़ा हुआ था, महिलाओं को बहुत अधिकार नहीं थे, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर किसी को श्रेय दिया जाता है पढ़ने लिखने का महिलाओं का, तो सावित्रीबाई फुले हैं। इन्होंने, ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इनको किसने पढ़ाया, इनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले ने इनको पढ़ाया लिखाया, घर पे ही बैठकर ये पढ़ी लिखी, ज्ञान प्राप्त की। इसके बाद उन महिलाओं के लिए लड़ी, लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए इन्होंने लड़ा, महिलाओं को अधिकारों के लिए लड़ा। और खासकर जो इनका योगदान है वो लड़कियों की शिक्षा के लिए है। इन पे आप जानते हैं कि इन पे काफी भद्दे कमेंट किए जाते थे, यहां तक कि जिस रास्ते से गुजरती थी मल मूत्र वगैरह भी फेंक दिए जाते थे। क्यों, क्योंकि ये सभी जातियों की महिलाओं को या सभी वर्गों को ये लोग चाहते थे, या जो पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, उनमें सुधार लाना चाहते थे, उनको ये पढ़ा रहे थे। तो बाकी जो इनका विरोध करते थे वो लोग ऐसा करते थे, जो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते थे वो लोग ऐसा करते थे। तो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 1852 में
महिला सेवा मंडल की स्थापना की, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए जो है शिक्षा, मानवाधिकार जैसे अधिकारों को जो है मांगा, और काफी हद तक मिला भी। ठीक है, तो ये थी सावित्रीबाई फुले। रमाबाई रानाडे ये भी एक समाज सेविका है ना, पंडित गोविंद रानाडे की पत्नी है, ये भी समाज सेविका हैं। इन्होंने भी महिलाओं के हक के लिए लड़ी है। ठीक है, एनी बेसेंट आप जानते हैं, होम रूल की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, समाज सेविका ये भी है। फिर सरोजनी नायडू को कौन भूल सकता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला की जिनको उपाधि मिली हुई है। ठीक है, भारत में जो क्रांतिकारी थे उनमें इनकी अग्रणी भूमिका रही है, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी ये, और फिर बाद में भारत की जो है राज्यपाल भी रही, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी, क्या ये कहे। ठीक है, सरोजनी नायडू। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर सावित्रीबाई फुले। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे पहले दिन के प्रश्न। इसमें हमने आपको प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाए, और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो परीक्षा में काम आए, बाकी इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। फिर से हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।